हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठंड बहुत बढ़ गई है, ठंड से बचना भी है और पढ़ाई करना भी है, इसलिए कि एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक है और तैयारी ज़रूरी है। तो ठंड से बचते हुए तैयारी करें। चलिए हम आज आप लोगों को कुछ नई बात शेयर करेंगे। देखिए, समय समय पर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव करता आया है। जैसा कि बताया कि 2009 ईस्वी में 22 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता था और 15 नंबर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था और 42 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। फिर ये बढ़ करके परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो करके आपको 35 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हो गया 35 नंबर 18 में 2018 में ऑब्जेक्टिव हो गया 35 नंबर, ठीक है। और जो परिवर्तन है उसमें 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया और शॉर्ट हो गया 20 नंबर का, लॉन्ग हो गया 15 नंबर का। और शॉर्ट में क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया गया, 15 कर दिया गया और 15 में से बच्चों को 10 का आंसर देना है और 3 लॉन्ग में से 3 ही रह गया। जबकि फिर ये आगे चल करके 2020 में फिर बदलाव हो गया और 2020 में बदलाव हो करके शॉर्ट क्वेश्चन बढ़ करके हो गया 20, जिसमें देना था 10 का, और लॉन्ग जो 3 था 5-5 नंबर का वो बदल करके हो गया 6, लेकिन देना है 3 का। तो 15 नंबर लॉन्ग से और शॉर्ट से 20 नंबर। ऑब्जेक्टिव 35 ही रहा, लेकिन 35 ऑब्जेक्टिव में वो बढ़ करके हो गया 42 और फिर 42 से बढ़ करके हो गया 70। अभी जो आप लोगों के लिए 2026 में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि उसमें ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 70 की संख्या में होंगे, मल्टीपल चॉइस, जिसमें बच्चों को लिखना है 35, OMR पर 35 को गोला करना है। 70 में से चुन करके 35 को गोला करना है। कहीं से भी आप 35 गिनती पुरा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको रहेगा 20 और उस 20 में शॉर्ट क्वेश्चन में आपको कहीं से भी 10 का जवाब देना है। 1 से लेके 20 तक में आपको कहीं से भी 10 क्वेश्चन को लिखना है। और लॉन्ग में आपको रहेगा 6 क्वेश्चन, जिसमें मात्र 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यही आपके लिए क्वेश्चन का पैटर्न है। तो मैं आज आप लोगों को बदले हुए पैटर्न में 2018 का हम बताने जा रहे हैं कि 2018 में ऑब्जेक्टिव तो था 35, शॉर्ट हो गया बढ़ करके 15 और लॉन्ग 3 का 3 ही रह गया। तो आज मैं आपको 2018 का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से सुने और इसका फायदा उठाएं। तो चलिए मैं बिना देरी का आपको बताता हूं कि यह ऑब्जेक्टिव जो 2018 में पूछा गया 35 था, 1 नंबर का था, 35 हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको 10 था, लिखना 10 है और 2 नंबर का था, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया आपको 15 नंबर और लॉन्ग में 3 क्वेश्चन 5 नंबर का जो 15 नंबर हो गया। तो अब आइए आपको पहला क्वेश्चन जो 2018 में शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 15 में से 10 का आंसर देना है बच्चों को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरण दे करके समझाएं। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेरे बच्चों, आप मेंडल्स के नियम में आप पढ़े होंगे, मेंडल नियम के अपवाद को ही पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया गया होगा आपको। मैं तो अपने यहाँ ऑफलाइन क्लास में बताया हूँ और आप लोगों को कहीं न कहीं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में आप जरूर पढ़े होंगे। अब यहाँ पर फिर मेरे द्वारा इसका आंसर को सुन लें, ध्यान पूर्वक इसको सुन लें और हो सके तो इसको नोट भी कर लें। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहली बात, ये मेंडल नियम के एक अपवाद है। इसके अनुसार जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसी जाति के एक विपरीत लक्षण वाले जीव के साथ क्रॉस कराने पर यदि दोनों के गुण मिश्रित रूप से
यदि दोनों के गुण क्या होगा, मिश्रित रूप से संतानों में पहुंचते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। न तो इसमें कोई डोमिनेंट होता है, न इसमें कोई रिसेसिव होता है, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप संतान में जाते हैं। तो फिर सुन लीजिए, जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसी जाति के एक विपरीत इकाई लक्षण वाले जीव के साथ क्रॉस कराया जाता है, तब दोनों के मिश्रित रूप संतान में जाते हैं, तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका उदाहरण है कि मीराबोलिस जालापा के लाल और उजले फूल वाले पौधे को जब क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में सब के सब गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मीराबोलिस जालापा का फूल वाला पौधा जो उजला और लाल को मिलाने पर प्रथम पीढ़ी में सब के सब गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है। क्लियर। अब आइए, मानव अंडाशय के टीएस का नामांकित चित्र बनाना। हम लोग टीएस ऑफ ओवरी, आप देखिएगा टीएस ऑफ ओवरी का जो फिगर बना करके उसके हमको नामांकित चित्र बनाना है। सिर्फ उसका नाम लिखना है। जैसे हम लोग टीएस का ओवरी का जो टीएस काटते हैं, उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्सरी फॉलिकल है और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होता है। मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल स्टेज में oocyte बनते हैं, सेकेंडरी oocyte बनते हैं, और ओवुलेशन के बाद फिर उसमें कॉर्पस लुटियम ओवरी में बनता है, और कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो एमसी की क्रिया को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्लियर है। अब आपको देखिए, तीसरा है डीएनए डबल हेलिक्स के दो मुख्य बिंदु को लिखना है। तो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना है, और डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में दो मुख्य बातें। पहली बात कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की जानकारी वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसने बताया था कि डीएनए दोहरी लड़ी की बनी संरचना होती है, और ये दोनों लड़ी होती है वो एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत और समानुपाती होते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसकी दो मुख्य बिंदु कि ये एंटी पैरेलल होगा। एक क्या होगा, एंटी पैरेलल, दोनों हेलिक्स एंटी पैरेलल होंगे। नंबर 2, इसमें एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और भी इनकी विशेषता है, इनकी प्रत्येक सर्किल जो होगा उसकी जो माप हो जाता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका रेडियस 10 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। इसमें अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आपको कोई दो का चर्चा करना, किसी दो का, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ दो बिंदु को आपको लिखना है। चलिए इसके बाद देखिए, अब आप हम लोग देखते हैं कि निम्नांकित को परिभाषित करें और एक एक उदाहरण दें। अब देखिए, चौथा में देखना हम लोग को निम्नांकित को परिभाषित करें और एक एक उदाहरण दें। दूसरी बात देखिए, ये जो फिगर है डबल हेलिक्स है या फिर अंडाशय का है, हम अपने यूट्यूब चैनल पर पहले हम फोटो को डाल चुके हैं। आप लोग बैक जा कर के यूट्यूब चैनल को खोलिएगा और उसमें से अब जो फिगर इम्पोर्टेंट फिगर 2026 के लिए हम 10 फोटो लोड किए हुए हैं, आप उसको जरूर देख लें और रिवीजन भी कर लें, प्रैक्टिस कर लें बनाने का, आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग ये जो निम्नांकित को परिभाषित करना फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट कहते हैं कि निषेचन के बाद जब ओवरी और थैलामस दोनों मिलकर के फल बनाते हैं, तो हम ऐसे फल को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। उदाहरण में हो जाएगा इसका एप्पल हो जाएगा और गुआवा और अमरूद हो जाएगा। सेब और अमरूद फॉल्स फ्रूट का उदाहरण होता है, सेब और अमरूद। दूसरा देखिए ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कहते हैं निषेचन के बाद जब सिर्फ ओवरी विकसित होकर के फल में परिणत हो जाता है, तो ऐसे फल को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। समझ में आ गया बात? सिर्फ ओवरी से बनेगा तो ट्रू फ्रूट, ओवरी और थैलामस दोनों मिल करके फल बनाएगा तो हो जाएगा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का हो गया सेब और अमरूद उदाहरण, और ट्रू फ्रूट का हो जाएगा आम है, कटहल है, टमाटर है। ये सारा का सारा क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा ट्रू फ्रूट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखना हम लोग पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी हम लोग बोलते हैं कि ऐसा फल जो बिना निषेचन का ही बनता हो, बिना निषेचन का।
विदाउट फर्टिलाइजेशन का ही क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। तो वैसे फल को बोलेंगे पार्थेनोकार्पी, जिसके अंदर आएगा केला आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा, ये आ जाएगा पार्थेनोकार्पी। पोली इम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणीय। अब देखिए बहुभ्रूणीय, जैसे कि एक ओव्यूल में 2 से अधिक इम्ब्रियो मौजूद हो। जब किसी एक ओव्यूल में 2 से अधिक इम्ब्रियो मौजूद हो तो हम उससे बोलते हैं पोली इम्ब्रियोनी। पोली इम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल हो जाता है साइट्रस फ्रूट है, ऑरेंज है, ये सब पोली इम्ब्रियोनी के उदाहरण आ जाते हैं। अब आइए, ये 5वां सवाल है। इसमें 5वां सवाल, जीन म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? जीन म्यूटेशन, अब देखिए जीन म्यूटेशन को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं मेरे बच्चे। ये जो जीन म्यूटेशन है, हम जीन म्यूटेशन को पॉइंट म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये कहते किसे? जब डीएनए के सिंगल नाइट्रोजीनस बेस पेयर में गड़बड़ी हो जाती है, तब जो म्यूटेशन उत्पन्न होगा हम उसी को बोलेंगे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। और इसी म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और कभी कभी इसमें कहा जा रहा है कि साहब के जैव विकास इसकी भूमिका क्या होती है? तो जीन म्यूटेशन के कारण जब नए गुण उत्पन्न होते हैं तो नए गुण नई जाति के विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार जीन म्यूटेशन जैव कार्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए 6ठा क्वेश्चन, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए किन्हीं 2 एंजाइम का नाम बताएं। अब डीएनए रेप्लिकेशन, आप तमाम लोगों को जानकारी होगा कि डीएनए से नया डीएनए बनने की क्रिया को, जो फंडामेंटल डीएनए है, उस फंडामेंटल डीएनए से जब 2 नया डीएनए बन जाएगा तो इसी क्रिया को हम डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का प्रतिलिपिकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कह रहा है इसमें 2 एंजाइम कौन भाग लेगा? तो एक होगा हेलिकेज और एक होगा परमीएज। हेलिकेज जो होता है वो हाइड्रोजन आयन को तोड़ता है, जिससे हेलिक्स अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो परमीएज, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इसकी पारगम्यता को बढ़ाता है, चलिए अब इसका देखिए जीएमओ से आप क्या समझते हैं? ऐसे पौधे में होने वाले 2 लाभ। अब जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जिसमें तकनीक के द्वारा बाहरी जीन को प्रवेश कराकर उसके गुणों में परिवर्तन किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं जीएमओ। और ये जीएमओ जो होता है वो एनिमल भी होता है और प्लांट भी होता है। अब यहाँ कह रहा है कि ऐसे पौधे में होने 2 लाभ, तो जीएम क्रॉप जो होगा वो जीएम क्रॉप क्या होगा? कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले होंगे, उसके बाद अधिक उपज देने वाले होंगे, ये प्रतिकूल परिस्थिति में अच्छी उपज देने वाले होते हैं, इसमें अधिक सूखा और अधिक लवण के सहन की क्षमता होती है। जीएम क्रॉप की अनेक विशेषताएं, हमको किसी 2 बात लिखना है। कीट प्रतिरोधी होते हैं, रोग प्रतिरोधी होते हैं, अधिक उपज देने वाले होते हैं, इसमें अधिक सूखा और अधिक लवण के सहन की क्षमता होती है, और ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छे उपज देने वाले होते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे करने मदद करता है। तो आप देखिए ये जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड, हम लोग ये एक प्रकार की जीन ट्रांसफर मेथड होता है। जीन को जब हम होस्ट सेल में प्रवेश करवाते हैं तो उसके लिए एक विधि है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। इस विधि के द्वारा हम डायरेक्ट कोशिका के न्यूक्लियस में हम जीन को, बाहरी जीन को प्रवेश कराते हैं। ये एक प्रकार की जीन ट्रांसफर मेथड होते हैं। अब रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, तो हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा नया डीएनए का निर्माण करते हैं, तो उसमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम बाहरी जीन को प्रवेश कराएंगे और वहाँ हम नया गुण उत्पन्न करेंगे, नए डीएनए का निर्माण करेंगे। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नए डीएनए के निर्माण में माइक्रो इंजेक्शन मेथड की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब आइए हम देखते हैं रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसके महत्व को लिखें। अब देखिए रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज, मेरे बच्चे आपको जानकारी होगा कि ये एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, और ये ऐसा एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विशेष खंडों में काटते हैं, टुकड़े टुकड़े में काटते हैं। ये डीएनए को काटने वाला अणु होता है, इसलिए रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज को
मोलेकुलर सीजर ऑफ डीएनए बोलते हैं। डीएनए अणु की कैंची कहते हैं किसको? रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस को। अब ये रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या कह रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसके महत्व को लिखिए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जो जीन ट्रांसफर करते हैं तो पहले जीन प्राप्त करेंगे, जीन को काटेंगे, बहुत सारे मेथड है। तो ये सारा क्रियाक्रम करके तब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को पूरा करते हैं। तो पता चला कि रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस जेनेटिक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बल्कि ये कहा जाए कि ये जो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस है इसी के कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्रिया सफल हो पाती है। क्लियर है? तो देखना वाहित मलजल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वाहित मलजल से क्या समझते हैं। आंसर होगा कि आवासीय क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में उसके जो नाली है, आवासीय क्षेत्र के नालियों में, औद्योगिक क्षेत्र के नालियों में बहने वाले जो गंदा जल है उस जल को हम वाहित मलजल कहते हैं। और उसी मलजल चूंकि जलाशय में जब गिराया जाता है तो जलाशय के जल प्रदूषित हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि वाहित मलजल क्या है, तो इसके उपचार में सूक्ष्मजीव की भूमिका क्या होती है। तो आप लोगों को जानकारी होगी कि वाहित मलजल का उपचार 2 चरण में होता है। एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा इस जल को उपचारित किया जाता है। फिर सुन लीजिए, वाहित मलजल को सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की अवस्था में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर हम वाहित मलजल का उपचार करते हैं। इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और इस ट्रीटमेंट में इस माइक्रोब्स की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। क्लियर है ये बात? आइए अब आप लोगों को देखते हैं 11वां क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है। इस विधि द्वारा पौधे के उत्पादन के मुख्य लाभ को बताइए। अब आइए मेरे बच्चों, अब देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन में जो टिश्यू कल्चर होता है उसी टिश्यू कल्चर के ही जैसा ये माइक्रो प्रोपेगेशन भी होता है। हम बोलते हैं कि जब रासायनिक पोषक घोल में बड़े स्तर पर सूक्ष्म जीव जब बड़े स्तर पर नए पौधे का निर्माण किया जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड कहलाता है। फिर सुन लिए, रासायनिक पोषक घोल में, ठीक है, रासायनिक पोषक घोल में जब बड़े स्तर पर नए पौधे का निर्माण किया जाता है तो हम इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से फल सब्जी को उत्पादित किया जाता है और इसके द्वारा जो पौधे उत्पादित होते हैं वो अधिक उत्पादन क्षमता वाले होते हैं और रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले भी होते हैं और अधिक पौष्टिक गुण वाले भी होते हैं। क्लियर है? अब देखिए मलेरिया रोग, ये जो मलेरिया रोग है आप लोग का जाना पहचाना रोग है मलेरिया रोग। ये मलेरिया रोग जो होता है इसके कारण क्या है, संचरण का प्रकृति क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, इस सारे चीज़ों को जानना है। तो 4 लाइन में समझिए, शॉर्ट में बता रहे हैं समझिए और आपको कम समय में अच्छी तैयारी के लिए बता रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हम चूँकि ऑफलाइन में काफ़ी डिटेल से एनसीईआरटी बुक को ही बताते हैं। जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़े हैं उसको जानकारी होगा और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कहीं भी पढ़े हैं तो आप इसको जानकारी आपको होनी आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्लास में डिटेल बताया जाता है और यहाँ पर हम लोग कम समय के लिए आपको अधिक से अधिक तैयारी हो सके, अच्छी तैयारी हो सके, उसके लिए मुख्य बातों को हम आपके सामने में रख रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोअन डिजीज होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। इसका संचरण मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। जब मादा एनोफिलिस मच्छर किसी मलेरिया ग्रस्त रोगी को काटता है तो इसके द्वारा ये दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है। तो संचरण किसके द्वारा हो गया? मादा एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। अब इस रोग का लक्षण क्या होगा? तो जो व्यक्ति मलेरिया रोग से ग्रस्त होते हैं, मेरे बच्चों, मलेरिया रोग से जो व्यक्ति ग्रस्त होते हैं उसमें कई लक्षण देखने को मिलते हैं। नंबर 1 कि ये रोगी जो होता है उससे बुखार जाड़े के साथ आते हैं और बुखार में गर्मी लगती है, लेकिन मलेरिया बुखार में जाड़े के साथ बुखार आएगा, कपाहट के साथ बुखार आएगा, प्यास अधिक लगेगा, भूख
कमी हो जाएगी और व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। ये लक्षण है मलेरिया रोगी का। क्लियर है। बचने का उपाय, सोते समय मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए, बाहर भी सफाई रखनी चाहिए, घर के बाहर जल जमाव को रोकना चाहिए, गंदे स्थानों पर BHC और DDT का छिड़काव करना चाहिए। मतलब जहाँ पर ये मच्छर रहते हैं, गंदे स्थानों में, नालियों में, गलियों में मच्छरों का निवास होता है, तो हम उसके निवास स्थल को हम नष्ट करेंगे तो हम मलेरिया रोग से बच सकते हैं। अब आइए आपको एक प्रारूप जो एंटीबायोटिक मोलेक्यूल का नामांकित चित्र हम अपने YouTube चैनल में पहले जो बता चुके हैं, 10 फिगर जो 2026 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम उस फिगर को देख चुके हैं, उस पर डाल चुके हैं YouTube चैनल पर। आप लोग बैक में जाकर के इसके फिगर को जरूर देखें और उसको प्रैक्टिस करें। तो ये एंटीबायोटिक मोलेक्यूल का फिगर भी हम डाल चुके हैं। अब देखिए जो बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट, पहली बात कि अब हॉट स्पॉट कहते किसको है? हॉट स्पॉट होता है कि ऐसे आवास जहां पर जैव विविधताएं अधिक हो परंतु वहां पर कोई न कोई एक कमी हो, तो ऐसे स्थल को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। आपको जानकारी होनी चाहिए कि विश्व में 34 हॉट स्पॉट है। अब भारत में पहले 2 हॉट स्पॉट थे, अब इसकी संख्या बढ़ करके 3 हो गई है। अब भारत में हॉट स्पॉट की संख्या 3 है। जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और इंडो बर्मा सीमा क्षेत्र। पश्चिमी घाट 1, पूर्वी हिमालय क्षेत्र 2 और तीसरा में भारत और बर्मा, इंडो बर्मा सीमा क्षेत्र। ये तीनों हॉट स्पॉट हैं भारत में। अब आइए हम लोग को देखते हैं ओजोन होल क्या है। ओजोन छिद्र। तो पहली बात जानिए कि ओजोन जो होता है धरातल के ऊपर 15 से लेकर के 45 किलोमीटर की मोटाई तक में जो परत है उसको हम ओजोन परत कहते हैं। और ये ओजोन परत हम जीवधारियों के लिए, मानवों के लिए ये सुरक्षा कवच होता है, परंतु मानव क्रियाकलाप के द्वारा इस ओजोन की परत छिद्र युक्त होती जा रही है। अंटार्कटिका के क्षेत्र में ओजोन के परत में बड़ा छिद्र, बहुत ज्यादा प्रभावित भाग देखने को मिलता है। तो ओजोन की परत में होने वाले छेद को हम ओजोन होल कहते हैं, ओजोन होल। अब कह रहा है कि ओजोन डिप्लेशन के मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त होने की क्रिया को हम ओजोन डिप्लेशन या ओजोन अवक्षय कहते हैं। क्या बोलेंगे? ओजोन डिप्लेशन या ओजोन अवक्षय बोलते हैं। और इस क्या मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रंग बनाने वाली फैक्ट्री से निकलता है, शीतल पेयजल फैक्ट्री से निकलता है, कॉस्मेटिक फैक्ट्री से निकलता है। इन माध्यमों से CFC ज्यादा मात्रा में निकलता है और ये CFC ओजोन के लेयर को ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ओजोन लेयर को प्रभावित करने वाला, अवक्षय करने वाला सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है CFC। क्लियर हो गया? ये यहां तक 15 सवाल है और इस 15 सवाल पूछा जा चुका कब? 2018 में। इसको भी एक बार रिमाइंडर कर लेंगे। हो सकता है कि कुछ आपको इसमें से भी आ जाए, ऑब्जेक्टिव आ जाए, क्वेश्चन आ जाए। आपको तैयारी करना तो एक बार देख लेंगे। और मैं आपको 25 तक का क्वेश्चन पहले हम बता देना चाहते हैं और 25 के क्वेश्चन बताने के बाद हम नए साल में आपको हम करेस कोर्स का जो इम्पोर्टेंट जो VVI क्वेश्चन होगा आपको 2026 के लिए जो अति महत्वपूर्ण होगा, हम उस क्वेश्चन का आपको लाइव क्लास देंगे। हम ये जानकारी हम अपने बच्चों को, अपने दर्शकों को, अपने प्यारे प्यारे जो बच्चे हमारे देख रहे हैं YouTube को और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए नए साल के तोहफा के रूप में, नए साल के गिफ्ट के रूप में मैं आपको ऑनलाइन क्लास दूंगा YouTube पर और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। इसलिए आप अपने तमाम साथियों को इस बात की जानकारी दे दें कि अहमद सर नए साल में नए प्रोग्राम के साथ आपके बीच आएंगे और आपको 1 महीना यानी 30 दिन की जो तैयारी होगी वो आपके लिए जो संजीवनी बूटी का काम करेगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम उस पीरियड में
आपको सिर्फ हम गेस क्वेश्चन जो हमारा है, जो हम YouTube चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं, उस पर हम गेस क्वेश्चन देंगे और वो VVI क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% गारंटेड रहेगा। आप इसको विश्वास के साथ आप इस तैयारी में लग जाएं और हम 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी से आपको लाइव क्लास हम देंगे और लाइव क्लास में आपको हम जो गेस क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, हम उसकी तैयारी कराएंगे अपने बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करें, आप पूछें, हम बताएंगे। समझ में आ गया मेरी बात? अब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका रिजल्ट उतना शानदार होगा। मैं नए साल के लिए आप लोगों को अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ और मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप लोग तैयारी में लग जाएं। ये सारे बच्चे जानते हैं अच्छी तैयारी होगी तो रिजल्ट अच्छा होगा। अच्छी तैयारी के लिए मेहनत करेंगे तो होगा, पढ़ेंगे तो होगा। सिर्फ कंबल ओढ़ करके बैठे रहेंगे और कहेंगे तैयारी हो जा, तैयारी हो जा, तैयारी हो जा, नहीं होगा मेरे बच्चे, नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक अच्छे रिजल्ट का हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपके गार्जियन भी अच्छे उम्मीद का रिजल्ट का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपके मेहनत पर ही आपके माता पिता की भी उम्मीद लगी हुई है। इसलिए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी से लग जाओ तैयारी में। थैंक यू।